अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। फौजी क़यादत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने, संगीन इल्ज़ामात लगाने और साबिक डिक्टेटर जनरल याह्या खान से तशबीह देने के बाद आज इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। इमरान खान ने अपने खदशात और शिकायत के हवाले से बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया है और उनसे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील करने का कहा है। खुद इमरान खान के मुताबिक खत में उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबरा आर्मी चीफ के सामने 6 नकात उठाए हैं। आज इमरान खान ने जेल में अपने वकला और साथियों के सामने खत का मवाद रखा और बताया कि खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक है, दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया से मुतालिक है, जबकि अलकादी ट्रस्ट केस के फैसले का भी हवाला दिया गया है और यह भी लिखा है कि पीका कानून को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और तनकीद का गला घोटा गया है। खत में चौथा नुक्ता PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने से मुतालिक है। खत में लिखा गया है कि सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नज़ला फौज पर गिर रहा है। खत में 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ के नाम खत में मुआशी सूरत हाल पर भी खदशात का इज़हार किया गया है और इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए आर्मी चीफ को इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील करने का कहा गया है और जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी की गई है। आज जेल में दौरान गुफ्तगू सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझसे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं, वो बात करें ना करें, मगर मैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म बात करूँगा। अगर फ़ौज कहती है कि इंतशार नहीं चाहते तो मैं भी कहता हूं कि इंतशार नहीं चाहते। इसके अलावा जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है और उनसे अपनी पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने एक खत लिखा है कि मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने जो सारा जोर PTI को ख़त्म करने पे लगा दिया, ये अगर मेहनत आप हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए कर लें तो हमारे लोग ज़्यादा महफूज महसूस करेंगे। PTI को ख़त्म करना और इमरान खान को बंद करने की जो पॉलिसीज़ आपने अपनाई हुई हैं, इससे लोगों के ऊपर जो जुल्म भी किया हुआ है, इसकी वजह से लोगों के अंदर एतमाद ख़त्म हो रहा है। इससे लोगों का दिल अपनी फ़ौज के साथ नहीं है इस वक्त और ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, ये पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी। साथ ही इमरान खान के इस गैर मामूली इक़दाम पर PTI की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिए और सियासत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से जी न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के सवाल पर वजाहत देते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इमरान खान का आर्मी चीफ को खत PTI की पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। PTI की जो सियासत रही है, टकराव की सियासत रही है, अब तक जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों को कसूरवार समझा जा रहा है कि इन्होंने सियासी वर्करों पर गोलियां चलाई है, अब उन्हीं को खतूत भी लिखे जा रहे हैं, उन्हीं से रियायत भी मांगी जा रही है। क्या पॉलिसी शिफ्ट है? नहीं, देखिए, एक पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीज़न्स है इस पर आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। दूसरी जानिब मुल्क में आला अदलिया के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का अमल तेज़ी से जारी है। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, जजेज एहतजाज कर रहे हैं, अदलिया तकसीम है, वकला सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं मगर वो भी तकसीम है और हुकूमत अपने मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और सवाल उठ रहा है कि मुल्क के अदालती निज़ाम का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। पहले 26वीं तरमीम आई, फिर आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का अमल शुरू हुआ और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया है, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तबादलों का अमल हुकूमत ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया है। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, लेकिन इसके बावजूद हफ्ते को ही रात में
3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इतवार को इन जजेस का रोस्टर भी जारी हो गया और उन्हें चैम्बर्स भी अलॉट हो गए और फिर आज उन जजेस ने केसेस की समाअत भी कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी हो गई। सब कुछ गैर मामूली तौर पर तेजी से हुआ और इसके बाद आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत की 2 अहम कमेटियों की तश्कील नौ के पुराने तमाम जजेस को नजरअंदाज करके नए जजेस को उन कमेटियों में शामिल कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की इंतजामी कमेटी में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी है और एडिशनल रजिस्ट्रार के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई प्रमोशन कमेटी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और हाल ही में नए तैनात होने वाले जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज होंगे, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में उनसे नीचे चले गए हैं। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें और जस्टिस सरदार इसाक खान सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस राजा इनाम 12वें नंबर पर हैं। जुमे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का चीफ जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम एक खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही बनाया जाए। लेकिन ना तो हुकूमत ने जजेस के खत पर कोई तवज्जो दी, बल्कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी जजेस के तबादले को अच्छा इकदाम करार दे दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। मैं इसलिए जजेस के ट्रांसफर पर राजी हुआ क्योंकि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ है। एक बलोची बोलने वाला जज आया और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत यह एक अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। ट्रांसफर का मामला खुशी की बात है। ट्रांसफर की तजवीज़ से मैं क्यों मुत्तफिक हुआ अब बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसावी करने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानगत की जगह है। ये महज एक मार्बल की सफ़ेद इमारत नहीं है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम ना करें। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मजीद भी करूँगा। तमाम जजेस से गपशप लगाऊंगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ। हाई कोर्ट के जजेस के पास भी गपशप लगाने जाऊँगा। वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में बामानी मुशावरत की बात की थी, मगर चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इकदाम से लग रहा है कि बामानी मुशावरत हो चुकी है और तबादला होकर आने वाले जजेस के साथ मुतालिका चीफ जस्टिस भी इस मामले पर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के अलावा भी हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे तासुर मजबूत होता जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का अमल जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई, फिर तेजी से तैनातियां शुरू कर दी गई। 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 23 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई और अब 6 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा, जबकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये दावे किए गए थे कि वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, वकला सड़कों पर निकल आएंगे, मगर जहां बेंच में तकसीम नजर आई वहीं बार में भी तकसीम है। अब जजेस के खत और फिर 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद कहा गया कि वकला तहरीक शुरू होगी, मगर इस हवाले से भी वकला में तकसीम नजर आ रही है। कुछ वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर कुछ वकला तंजीमें खुलकर इस इकदाम की हिमायत कर रही हैं। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज को बिठाने का मकसद है कि इमरान खान के केस को 2-3 साल खींच सकें। सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस इमरान खान को सजा देने के लिए लाए जा रहे हैं।
26वीं तरमीम का क्या मकसद था? जजेस अपनी मर्जी के ला सके, अच्छा जज वो लेकर आए जो कि इमरान खान की सजा को बरकरार रखेगा। कई महीने तक तारीखें आएंगी, आप देख लेना ये केस कैसे चलेगा। अगले 2 साल 3 साल इसको घसीट सकते हैं। यही मकसद है इस जज को बैठाने का। फिर ये भी तसल्ली नहीं हुई, यहाँ क्या पता 1 साल चल सके, 2 साल चल सके। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाज़ेह है कि जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत और उसके हामी अरकान की हो गई है, जिसकी बदौलत हुकूमत अपने मनपसंद जजेस तैनात करवा रही है। जुडिशल कमीशन के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी गुज़िश्ता दिनों बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ को और वाजे किया है कि जी अगर आप बात करें ना करें, मैं तो बात करूंगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म करूंगा, बतौर पार्टी सरबराह करूंगा। और ख़त लिख के बाकायदा चार्जशीट किया है हुकूमत को भी, एजेंसियों के किरदार को भी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी, इलेक्शन में रिगिंग पर भी, कि किस तरीके से आप लोगों को लाया गया। देखें शाहजेब साहब, ये जो ख़त जो है ये कोई नया नहीं लिखा है इसने। ये को आज से 2 साल कबल एक ARY पे एक बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। आप उस बयान को निकाल लें और इस ख़त को निकाल लें, एक ही थीम है, एक ही मुहिम जोई के ऊपर ये लगे हुए हैं। और वो मुहिम जोई ये है कि फ़ौज को जो है वो फ़ौज और आवाम के दरमियान और फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान जो है वो गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ और इस तरह से फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। ये यानी जो फ़ौज के साथ ये जो मामला ये कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता अगर फ़ौज कमज़ोर होती है तो उसके नतीजे में क्या फिर ये KPK में इनकी हुकूमत होगी या ये हुकूमत करेंगे? नहीं, फिर वो आएंगे जो बॉर्डर पार जो है वो बैठे हैं और अब भी जो है वो फ़ौज से जो है वो फ़ौज जो है वो रोज़ सेक्रीफाइसेस कर रही है और उनको जो है वो जहन्नम वासिल कर रही है। बलूचिस्तान में क्या नेशनलिस्ट को मौका मिल जाएगा? नहीं, वो पहाड़ पे जो बैठे हुए हैं वो उतरेंगे नीचे, जो बसों से उतार के लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मारती है, वो लोगों को ज़िबा करेंगे फिर। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये PTI की या बानी PTI की जो है वो या तो उनकी समझ में नहीं आ रही या वो दानिस्ता तौर पे जो है वो पाकिस्तान को इस हादसे से दो चार करना चाहते हैं। साहब अगर देखें वाक़यात तो हो रहे हैं, इस खत का भी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान जो है वो फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान जो है ये गलतफहमियाँ पैदा की जाए और इस तरह से फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। मगर साहब दहशतगर्दी के वाक़यात तो हो रहे हैं ना, उनमें इजाफा हो रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों का जो फोकस है वो दहशतगर्दों से लड़ने पर कम, तहरीक इंसाफ को पकड़ने पर ज़्यादा है। अवाम मेरे साथ है और जो मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह से फासले बढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं तो जो उनके साथ हो रहा है, चले आप इनके इस आर्गूमेंट को ले लें, जो उनके साथ हो रहा है तो उसकी वजह से फिर ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी वजह से दहशतगर्द जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवाम तो कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहा है। अवाम तो जब इसने 24 जो है वो नवंबर को कॉल दी थी तो KPK की हुकूमत, वहाँ की PTI KPK नहीं, KPK की हुकूमत जो है वो पूरा ज़ोर लगा के 10-12 हज़ार से लेके जो है वो 18-20 हज़ार तक बंदे जो है वो लेके आने में जो है वो कामयाब हुई थी, जो कि मुसल्लह थे, जिनको जो है वो हुकूमत जो है वो पैसा खर्च करके लेके आई थी। और आप ये देख लें कि वो KPK की आबादी का जो है वो 1% बनता है, 1%। तो ये फिर दहशतगर्द जो है जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ये ख़त लेके फिर उन दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं ना, और दहशतगर्द ये कार्रवाइयाँ करके इमरान खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। और मगर उनके साथ जो हो रहा है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो कुर्बानियाँ दे रही हैं
जिस तरह से जो है वो शहादत और अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अब इससे और मुझे बताएं कि बढ़ के जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या फौज या रेंजर्स या पुलिस जो इससे बढ़ के क्या कर सकती है? मगर राजा मुझे बताया ना, उनके साथ जो हो रहा है, अब जो कोर्ट पैकिंग हुई उसमें ज़ाहिर पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ मिलके कर रहे हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, 15वें नंबर का जज लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी से आप लेकर आए हैं, उन्हें सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है, उनके मुकदमात आएंगे और तो लंबा चलाया जाए और फिर ये जो है उन्हें जेल में रखा जाए। नहीं शाहजेब, ये जो अपना जज लेके आए हैं, ये कोई आइन से कोई मावरा इकदाम हमने उठाया है या गवर्नमेंट ने उठाया है? आर्टिकल 200 जो है वो 26वीं तरमीम में जो है वो आइन में डाला गया है, या 26वीं तरमीम में आर्टिकल 200 में अंदर कोई अमेंडमेंट की गई है? ये पहले से मौजूद नहीं मगर आप था। सब देखें, जो 26वीं तरमीम हुई, अब हुआ तो वो भी आइन में तब्दीली है, मगर उसके बाद जो जुडिशल कमीशन जिस तरीके से बना और फिर जो नए जजेस तैनात किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी, फिर एक 15वें नंबर का जज इसलिए लाना कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियरिटी में ऊपर ना हो, कोई और आए जो कि इस्लामाबाद में सेकंड हो जाए सीनियरिटी में और सीनियर मोस्ट हो जाए चीफ जस्टिस के जाने के बाद, तो सवाल तो उठेगा ना कि आइन का जो इस्तेमाल है और जिस तरीके से तरमीम करने के बाद हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किन वजूहात की वजह से हो रहा है? शाहजेब, मामला ये है कि अगर सवाल उठाने पे आए ना, तो फिर जो ये ख़त जो लिखा गया ना उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अदलिया है, उनके ऊपर आप एक हद तक ही आपको जो है वो तनकीद या एक हद तक ही जो है वो बात करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पे जाएं तो फिर तो मामला ये है कि फिर जो साहिबान जो है वो इनके साथ जो है वो इनकी हाँ में हाँ या इनके बयानिए को प्रमोट करें, इनकी बात करें, उनके ऊपर कोई यानी जानबदारी नहीं है, कोई उनके ऊपर सियासत में या इन मामलात में मुदाखलत की बात नहीं है। और अगर कोई ना करे, अगर इनकी बात को कोई इंडोर्स ना करे तो उसकी फिर जो है वो ना उसकी इंडिपेंडेंस है, ना उसकी गैर जानबदारी है, ना उसका जो है वो आइन से कोई वास्ता है। मामला ये है कि जो भी इकदाम उठाया गया, आप मुझे बताएं कि अंदरूनी सिंध से जो ये एक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके सेक्शन 3 को आप पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? बस वो तो चीफ जस्टिस आज याया अफरीदी साहब ने भी इसको कोट किया है। वफाक में सभी लोग होंगे। तो आप मुझे बताएं कि जो अंदरूनी सिंध से जो जज हैं या जिनको 15वें नंबर पे कह रहे हैं, तो क्या इससे पहले जो है वो साउथ पंजाब से कोई यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज था? और वो जिसको 15वें नंबर का ये कह रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या वो जज जो है ये मौजूदा जुडिशल कमीशन ने उसको एलिवेट किया है? वो तो उस वक्त का एलिवेट हुआ है जब वो जुडिशल कमीशन था जिसमें अदलिया के वो साहबान जो साहबान इनको जिस अंदाज से सपोर्ट करते रहे हैं, अब मैं उनके नाम नहीं लेता, तो वो तो उनका लगाया हुआ जज है। बस मगर देखें, अब सीनियरिटी पर सवाल है, आज चीफ जस्टिस ने भी इस बात, जज की इंटेग्रिटी जो है वो अबव डाउट है। अच्छा, अब ज़ाहिर जो सीनियरिटी है, हम में से अक्सर लोगों की ज़मानतें जो हैं नैब के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जज लेता रहा है। मुझे बताया ना कि अब तो जो मामला है, नहीं राजा, मुझे इतना तो बताया कि सीनियरिटी का सवाल है तो फिर तो हर किसी पे जो मर्जी कहते जाएं। मगर साहब, जो सीनियरिटी का सवाल है, ज़रा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी आज इस बात को तो इंडोर्स किया कि इनके मुताबिक हुआ है, दीगर हाई कोर्ट से जजेस आए, बट सीनियरिटी का सवाल उन्होंने कहा जब आएगा तो देखेंगे। मगर अब ज़ाहिर है सवाल जाएगा तो आईनी मसला होगा, आईनी बेंच के पास जाएगा। ये जो पूरा सेटअप है राजा साहब, अगर आप अदर साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अगर फ्यूचर में खड़े हुए तो आपको लगता है कि कोई रास्ता रहेगा किसी भी किस्म की एक जमहूरी फाइट का, क्योंकि जो अदलिया है उसकी तरफ भी देखने का, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, जमहूरी फाइट जो है ये दहशतगर्दी के ज़रिए से उन्होंने करनी है। जमहूरी फाइट जो है ये बाहर से, ये ख़त कहाँ से लिखे जा रही है? जेल से लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत। मैं साहब आपके लिए कह रहा हूँ, जिस जगह से लिखे जा रहे हैं ना, आप अगर फ्यूचर में रॉन्ग साइड पर हुए तो क्या होगा? कि ये ख़त लिखता कौन है और ये कहाँ से आते हैं, और इन ख़तों के पीछे जो है वो कौन सी लॉबीज जो है वो काम कर रही हैं। राजा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं
आज पीटीआई रिसीविंग एंड पर है। अगर इन्होंने राजा मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, आप लोगों के साथ जब गलत हो रहा था फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण रहती थी ना कि कोई जज हो जो स्टैंड ले, जो बेल दे, कहीं ना कहीं अदालत हो, थोड़ा टाइम गुजार के ही हो। आपको लगता है आइंदा ये जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से कोई उम्मीद रह जाएगी कि अदालत में से कोई स्टैंड ले या कुछ हो जाए? क्योंकि या तो ट्रांसफ़र हो जाए, फिर वो प्रमोशन ही ना हो पाए, फिर उसका चांस ही ना हो आगे कि तरक्की करके वो चीफ जस्टिस बन सके, जिस किस्म की तब्दीलियाँ हो रही। नहीं शाहज़ेब, बात ये है कि ये जो कर रहे हैं ये तो रियासत को जो है वो अपना शिकस्त देने पे तुले हुए हैं। ये तो यानी मुल्क के वजूद के ऊपर जो है वो ये हमलावर हुए हैं। सियासी जद्दोजहद इस तरह से होती है। सियासी जद्दोजहद जो है वो अगर इन्होंने करनी है पार्लियामेंट में करें, बैठें, बात करें, अपना मामला फहमी करें। आप मुझे बताएं, अब ये जजेस की बात कर रहे हैं, अब ये दो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, बाबर सत्तार साहब और अपना तारक जहांगीरी साहब, आप यकीन करें कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो सर के बल हुई थी जब इनकी जो है वो कन्फर्मेशन आई थी पार्लियामानी कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट को। मैं उसका मेंबर था और कि जी इनको तो बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी और PMLN के जज हैं। ये तारक जहांगीरी साहब जो हैं ये हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी दौर में जो एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो मामला ये कि जजेस जब एलिवेट हो जाते हैं फिर वो किसी के नहीं होते। वो ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत सारे जजेस हैं जिनका मैं नाम लेके आपको बता सकता हूँ कि वो PMLN से उनका जो है वो तल्लुक था, वो PMLN के साथ काम करते हैं। उसके बाद जब जज बने हैं, शाकिब निसार साहब की मिसाल ले लें आप। वैसे फिर अगर किसी के नहीं होते, ले ले, मगर अगर किसी के नहीं होते तो इसकी क्यों किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस कोई बन सके, कोई ना बन सके, किसी का रास्ता रुके? फिर ये क्यों किया जा रहा है अगर किसी के नहीं होते? नहीं मुझे आप ये बताएं कि आइन में अगर दर्ज है और एक 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर जो जजेस हैं जो आए हैं 3, उनकी कंसेंट, यानी ये 6-7 जजेस जो हैं ये गलत हैं। मगर इन्होंने जो है वो कोई आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, और बाकी जो अगर 4 या 3 या 5 जो है वो खत लिख दे वो ठीक है। नहीं मगर आज साहब आइन में तो ये भी दर्ज था ना कि सीनियर मोस्ट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मगर आइन बदल दिया आप लोगों ने, जैसे मंसूर अली शाह साहब को कहाँ बनने दिया? नहीं तो आइन हम लोगों ने क्यों बदल दिया? पार्लियामेंट ने बदला है। अच्छा, पार्लियामेंट ने कैसे बदला है? जब जजेस जो हैं 7, नहीं सुन लेना, जब जजेस 7 एक तरफ 8 एक तरफ, और आप पिछली जो है वो कोई 5 साल 10 साल की मिसाल ले लें, यानी 58(2)B जो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है उसका चार्ज ले लिया, न किसी को काम करने दिया, न किसी गवर्नमेंट को चलने दिया, यानी इवन एक PN की ट्रांसफ़र तक भी जो है वो सो मोटो नोटिस होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या असरात इसके होंगे इस पर भी बात करेंगे। तरीके से आपका भी मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। में तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, तकर्रियाँ हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिरा कानून रीमा उमर साहिबा मौजूद है। रीमा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रीमा साहिबा, आपने ज़ाहिर जियो पर भी, इसके अलावा अपने सोशल मीडिया पर भी कमेंट किया है इस हवाले से। ज़ाहिर पाकिस्तान में माजी में भी अदलिया पर सवालात उठते रहे हैं, अदलिया किस तरीके से मुख्तलिफ रजीम्स का साथ देती रही है, इस पर भी सवालात उठते रहे हैं। ये जो हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम से पहले जितना तेज़ी से हुआ और 26वीं आईनी तरमीम के बाद और मज़ीद तेज़ी से हुआ, ट्रांसफ़र्स होना, तकर्रियाँ होना, कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगना, ये कितना आप समझती हैं इसके असरात होंगे, कितना नुकसानदेह ये साबित होगा? जी शुक्रिया शाहज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा ख्याल है बहुत अहम मौजू है ये। हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अदलिया का क्या रोल चाहते हैं पाकिस्तान में। फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैं ये कहूँगी, मैं चाहती हूँ एक ऐसी अदलिया, ख़ास तौर पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो आपकी जो बाकी ब्रांचेस ऑफ स्टेट हैं, आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट, उनमें कुछ चेक्स रख सके, उनको अकाउंटेबल ठहरा सके। बहुत से ममालिक अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जहां कोर्ट्स का ये रोल नहीं होता, लेकिन मेरी नज़र में ये एक बेहतर सिस्टम है जहां जो आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं स्टेट की, वो एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराएं, उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखें। तो हमारे लिए और मेरे लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो रिफॉर्म
रिफॉर्म हुआ है या ये जो चेंजेस आई हैं, क्या ये अदलिया को ये रोल बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेंगी या एक हर्डल क्रिएट करेंगी इस रोल को परफॉर्म करने में? ये मैं कहती चलूं कि माजी में शायद हम ये कह सकें, और ये बिल्कुल सही तनकीद है, आपके शो पे पहले भी अक्सर जब मैंने बात की है वो अदलिया की ही तनकीद की है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल अदलिया ने अच्छी तरह नहीं निभाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब के जो अदलिया है इन सब चेंजेस के बाद क्या वो ये रोल बेहतर निभा सकेगी? मेरा ख्याल है नहीं निभा सकेगी। और ये जो चेंजेस हैं ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे और इनका जो एक इफेक्ट है वो जो पाकिस्तान में एक ओवरऑल हमारा निज़ाम है उस पे होगा। हमें अब इसको मुख्तलिफ तरह से कंसीव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अब क्या निज़ाम है। क्या ये ब्रिटानिया जैसे पास में था उस तरह पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का निज़ाम है जहां आपकी पार्लियामेंट के पास कोई हद ही नहीं है उनकी पावर में और कोई उनको चेक नहीं कर सकेगा? या पे अभी भी हम चाहते हैं कि अदलिया का कोई रोल हो कि जो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है, कि जो इस तरह की एक खौफनाक सियासत अगर आप पार्लियामेंट को कोई चेक्स ही ना रखें जो हो सकती है, क्या उसमें हम अदलिया का रोल नहीं चाहते? तो फिर हम किस सिस्टम की तरफ जाएंगे? आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी अगर अदलिया से नहीं आएगी? तो और मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी अदलिया ने कोल्यूट किया तो कभी फाइट बैक भी किया। ये भी हुआ कि लॉयर्स भी मुत्तहिद हुए। इस वक्त जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ज़ाहिर जजेस में तकसीम है, वकला में तकसीम है, पॉलिटिकल डिवाइड तो होता ही है, अभी भी मौजूद है। आपको लगता है ये अंडू हो पाएगा जो कुछ भी हो रहा है, या हो सकता है जिस तरीके से ये अदलिया के साथ हो रहा है? मेरा ख्याल है एक चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी इस बार वो ये थी कि जुडिशरी के खिलाफ सेंटिमेंट एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट बन गया है एक तरह से। जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करती थी कि शायद लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी, परेशानी होगी कि ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है इसमें अदलिया को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो आम लोगों में क्यों वो जगह नहीं बना सकी कि लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। ऑलमोस्ट एक जो होता है ना लेथार्जी हो गई थी लोगों को कि बार बार अदलिया का नाम सुन सुन के मीडिया में, अब उनको एक साई ऑफ रिलीफ है कि अब अदलिया की इतनी हम बात नहीं सुनते। इसके अलावा एक बहुत सिनिसिज्म है कि अदलिया जो है हमारी वो हमारा एलीट का ही हिस्सा है और उसने कभी भी वो रोल नहीं परफॉर्म किया, ना ही वो कर सकती है कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। दूसरा, जैसे जैसे सियासी सूरत हाल तब्दील होगी इसमें भी हम तब्दीली देखेंगे। ये सिस्टम इस वक्त अदलिया से जो जुड़ा इसलिए चल रहा है कि हमें एक यूनाइटेड फोर्स नज़र आ रही है, चाहे वो आपकी की पॉलिटिकल पार्टीज हो, पीटीआई के अलावा आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया में जो सबसे पावरफुल पोजीशंस में जजेस हैं वो हो, और कुछ आपकी बार मुकला आपकी मीडिया की जो अथॉरिटेटिव आवाज़ें हैं उनमें। ये कभी ना कभी तो टूटेगा और जब ये टूटेगा तो फिर हमें नज़र आएगा अपॉर्चुनिटी कि कुछ रोल बैक हो सके जो एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस हम अदलिया पे देख रहे हैं। इसके अलावा शायद कुछ जजेस हमें सरप्राइज करें। नीयत तो मेरा ख्याल है इस सेटअप की बहुत क्लियर है कि वो कोई ऐसा जज पोजीशन पावर में नहीं होना चाहिए विद इन द सिस्टम जिसमें उनका कंप्लीट कंट्रोल ना हो। लेकिन कभी कभी आपके जो इरादे होते हैं वो उस तरह से उस पर अमल नहीं होता और जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ होती हैं, सो वी माइट सी सरप्राइजेस। लेकिन मेरी नज़र में जब से मैंने क्लोजली पाकिस्तान की अदलिया को फॉलो करना शुरू किया है, मेरा ख्याल है ये धचका सबसे सिविल और इस अपॉइंटमेंट और इसमें अब जो आईनी या कानूनी रास्ता निकलना या किसी कोई जज हो उनकी तरफ से कुछ होना, आपको लगता है उसका रूम भी बड़ा कम छोड़ा गया है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर ये मामला चैलेंज भी हो जाएं तो आईनी बेंच के सामने चले जाएंगे। आईनी बेंच की जो तश्कील है वो भी अपनी मर्जी से हो रही है, तो ये मुमकिन नजर आता है इस सारे सिस्टम में? मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आता। मेरा ख्याल है रूम बहुत कम है। जिसने भी ये पूरा सोचा है, ये नया निज़ाम जो हमारे अदलिया का है, उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत ही मैकियावेलियन तरीका अपनाया है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं पहले बात होती थी फुल कोर्ट की, अब हमने देखा कि कुछ महीने पहले आपने जजेस की तादाद 16-17 से बढ़ा के आपने डबल कर दी, 33 विद द चीफ जस्टिस 34। ये एक बहुत ही अब्सर्ड
किस्म की लेजिस्लेशन थी जो पास हुई, आपने कोई रीजंस भी नहीं दिए। क्या आपको नजर आ रहा है कि पेंडेंसी का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने से बेहतर होगा? बिल्कुल भी नहीं। रिसर्च हमें दिखाती है कि ये हल नहीं था, लेकिन इस चीज को एक्सक्यूज बना के इसकी क्लोक में आपने ये भी ऑप्शन रखी है कि अगर 8 जजेस नहीं तो कल को आप 8 जजेस और अपॉइंट कर दे ताकि आपके नंबर्स पूरे हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर रेगुलर बेंच कोई जुर्रत भी करे कि वो कोई ऐसा सवाल पूछे जो आपके निज़ाम को थोड़ा सा मतलब उस पे सवाल उठाए, तो आप उनसे केस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो अब है उसमें कोई जज जो है वो उस तरह परफॉर्म ना कर रहा हो, उतना टेम ना हो जितना आप चाहते हैं, तो अगली जेसीपी की मीटिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ही तब्दील कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स में भी अब उसी तरह की जो अहम हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी आपने ये रूम नहीं छोड़ा कि वहां से भी कोई रेजिस्टेंस आ सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो हम अभी देख रहे हैं, और मैं बहुत ओपनली ये बात कहती हूँ कि इस वक्त जिस तरह की हमें नजर आ रहा है एक कंसेंसस है सिस्टम में, कोई जो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है उन पे एक बहुत भारी हाथ से क्लैम्प डाउन किया जाता है। जो हम आवाजें सुन रहे हैं, और मैं पर्सनली रोमांटिसाइज नहीं कर रही हूँ जजेस को, लेकिन ये रेजिस्टेंस जरूरी है। ये जरूरी है कि हमारे रिकॉर्ड में आए कि कुछ जजेस थे जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, चाहे उस तरह के रिजल्ट्स इमीडिएटली उनकी रेजिस्टेंस या वो जो खतूत लिख रहे हैं या जो भी वो अपना डिसेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, चाहे ना आए, ये जरूरी है मेरी नजर में। वरना तो फिर शाहजेब क्या रह जाएगा? पहले भी मैंने बात की, जो रिजीम है ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल जजेस है जिनके हम खिलाफ गए हैं। अब आप खुद मुझे बताइए आपकी डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल की? ये जो निजाम चल रहा है, पहले तो ये डेफिनेशन होती थी कि जो सेटअप या स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं वो जजेस आइन, प्रिंसिपल, मोरालिटी के खिलाफ जाके वो पॉलिटिकल जजेस हैं। अब जजेस वो पॉलिटिकल हो गए हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो जजेस नहीं पॉलिटिकल जो इस सिस्टम को संभाला हुआ है जिन्होंने। तो पॉलिटिक्स का आइडिया भी मेरा ख्याल है हमें तब्दील करने की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जजेस अपने एक्शन से, अपने कॉन्डक्ट से अपना एक्टिविज्म या अपनी पॉलिटिक्स दिखाते हैं। कभी कभी खामोशी से कुछ केसेस डिले या करने से, या कुछ ऐसे फैसले जो आपको करने चाहिए वो ना करने से, ओमिशन से भी आप अपनी पॉलिटिक्स दिखाते हैं। और इस तरह की पॉलिटिक्स हम आजकल देख रहे हैं बहुत से जजेस में। मुझे एक और चीज़ लगती है कि हम एक तरह से कंफर्टेबल हैं कि जजेस अगर स्टेटस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो ठीक है, क्योंकि वो अच्छी पॉलिटिक्स है। अगर स्टेटस को के खिलाफ कोई बात करता है तो एकदम उनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू हो जाती है कि ये तो पार्टिजान पॉलिटिकल जजेस है। इसलिए अगर हम देखते हैं आपकी हाई कोर्ट जिस तरह के जजेस को चुनती हैं, जो कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे इतने ज़्यादा हैं इस मुल्क में, जो इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं कुछ ट्रायल कोर्ट्स में, फ्रैंकली अब्सर्ड सजाएं हैं। वो जजमेंट्स जो हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि क्या आप फ्लॉज ही गिनते रहें पूरा दिन। वो सियासत नहीं है कि उन जजेस के पास वो केसेस गए, उन्होंने किस तरह वो केसेस सुने, उन्होंने किस तरह के फैसले किए, वो हमें पॉलिटिसाइज नहीं लगता, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला है जो स्टेटस को के खिलाफ हो, जो एक्सपेक्टेशंस या डील्स के खिलाफ हो, उस पर आवाज उठी है कि जुर्रत किसी ने, जज ने कैसे की कि उन्होंने ये फैसला कर लिया। तो ये कंसेप्शन जो है ये बहुत ही मेरी नज़र में फ्लॉड है और इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। जजेस के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मुझे नहीं मालूम इनसाइडर्स को पता होगा वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि लैटिन अमेरिका में डिक्टेटरशिप्स पाकिस्तान की तरह बहुत रही हैं। वहाँ जैसे पिनोशे की रजीम के खिलाफ जजेस ने अवॉइडेंस का सहारा लिया, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले नहीं किए जो रजीम को मज़ीद मजबूत बनाए, लेकिन उन्होंने केयरफुली हैंडल किया, क्योंकि शायद पूरा जुडिशल निज़ाम ही डिस्ट्रॉय हो जाता अगर वो बहुत ही अग्रेसिवली जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ फैसले करते। तो शायद पाकिस्तान में भी हमें शायद जजेस ये सोच रहे हो कि वो किस तरह मैनेज करें कि जुडिशल सिस्टम का जो भी रेमनेंट्स बचे हैं उन्हें बचा लें, लेकिन एट द सेम टाइम उसका हिस्सा ना बने, उसको मज़ीद मजबूत ना करें। क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, हम देखेंगे। बट आई हैव टू से, मुझे अफसोस होता है कि आपके शो पे पहले हमेशा जुडिशरी की क्रिटिसिज्म ही किया है, बात की है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जो चेंजेस आएंगी, जो रिफॉर्म होगा वो इस किस्म का होगा कि आप
पूरी अदलिया को ही आपने एक तरह से सब्जुगेट कर लिया, कंट्रोल में ले आया एग्जीक्यूटिव के, वो भी इस तरह के सेटअप में जहां हमें कोई और अकाउंटेबिलिटी का फोरम नजर ही नहीं आता। सो मेरा ख्याल है अब सबको सोचना चाहिए कि हम किस तरह के निज़ाम में अब रह रहे हैं, उसमें हम जुडिशरी का रोल किस तरह देखते हैं, और वो क्या ये अब जो तब्दीलियां आई हैं उसे सपोर्ट करता है या नहीं करता। क्योंकि अदरवाइज ये सिर्फ ये नहीं हो रहा, हमारी आज़ादी इजहार राय पे, प्रोटेस्ट पे, बहुत सी और चीजें हैं जिसमें हम क्लैम डाउन देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ रास्ता ही ना रहे कि हम कहाँ आवाज उठाएं, क्योंकि इस वक्त हमें एक्सपीडियंट लग रहा है कि हमने इस सिस्टम को सपोर्ट करना है और जजेस जो है वो उसमें हर्डल ना बने। बहुत शुक्रिया। रीमा उमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रही थी जो कि पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए, सिस्टम के लिए, जो अदालती निज़ाम है हमारा या जो स्ट्रक्चर है हमारा जमहूरियत का, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। PTI क्या करेगी सारी की सारी सूरत हाल में उससे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। आगे कैसे बढ़ेंगे हमारे साथ सेनेटर हामिद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, जाहिर है आप वुकला के हवाले से भी बहुत एक्टिव हैं, वुकला तहरीक के हवाले से माजी में एक्टिव रहे हैं, अब भी बात कर रहे हैं, बट जाहिर सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई नहीं हुई, जिसका 5 जजेस के खत में उससे पहले ही कह दिया गया था कि मीनिंगफुल हो, तो अब तो लग रहा है कि मीनिंगफुल भी हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि जी ये खुशाइंद है। सीनियरिटी पे वो ज़रूर कह रहे हैं जब हमारे सामने मामला आएगा तो देखा जाएगा। तो अब रास्ता बचा क्या है इस सब को रोकने का, क्योंकि बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिस कोर्ट पैकिंग का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस वक्त पूरा असॉल्ट है जुडिशरी के ऊपर जो किया जा रहा है, ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इसलिए इससे ये है कि हमारी स्ट्रगल लंबी हो रही है, क्योंकि दिन ब दिन अदलिया जो है वो नीचे जा रही है और अदलिया की आज़ादी जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, और आज़ाद जजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते जा रहे हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज़ जजेस हैं वो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। वैसे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सिस्टम है, एक होता है आईनी और कानूनी रास्ते से कोई उम्मीद रखी जाए। अब अगर मामला चैलेंज होगा आईनी बेंच के सामने जाएगा, आईनी बेंच से जाहिर है उम्मीद मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं नज़र आती कि वो कोई रिलीफ मिले। वुकला की तरफ देखा जाए तो वहाँ भी तकसीम वाज़ेह नज़र आती है। 26वीं तरमीम के बाद भी कहा गया था कि जी वुकला सड़कों पर आएंगे, निज़ाम नहीं चलने देंगे, मगर निज़ाम तो और ज़्यादा तवानाई होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? देखिए ऐसी बात नहीं है। वुकला की जो ओपिनियन है प्रिडोमिनेटली एंटी 26वीं तरमीम है। वो 26वीं तरमीम के हक़ में बहुत कम लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो इस हुकूमत के साथ चल रहे हैं, ये हुकूमत के ओहदों पर मौजूद हैं। ठीक है, उसके पीछे हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो लोगों को लॉ ऑफिसरशिप बांट रहे हैं, वो लोगों को जजेस बनाने की जो है वो लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं। तो ऐसे झांसे बहुत से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। मैं ये कहूँगा कि तहरीक तो चल रही है, लेकिन ये और जो है स्पीड पकड़ेगी वक्त के साथ साथ। जैसे आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 26वीं तरमीम के असरात आपके सामने आते चले। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आया, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ है और जो बाहर इंपोर्टेड चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है, वो उसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी वाज़ेह किस्म की तकसीम है, जहां नए जजेस लगा के कोशिश की जा रही है कि उनको माइनॉरिटी में किया जाए, और ताकि अपनी मर्ज़ी के जो जज हैं वो वहाँ पर उनसे अपनी मर्ज़ी का वर्डिक्ट लिया जाए। तो ये चीज़ तो चल रही है। अब ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये सिर्फ वुकला को नज़र नहीं आ रही, ये तो कौम के हर शख्स को नज़र आ रही है कि अदलिया पर कितना बड़ा हमला हुआ है, आइन पर कितना बड़ा हमला हुआ है 26वीं तरमीम के ज़रिए। और ये एक और अर्ज़ करूँ कि ये वर्केबल भी नहीं है। वक्त साबित करेगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये हो रहा है, ये वर्केबल नहीं है। अदलिया इस तरह चल नहीं सकती, और अदलिया मज़ीद नीचे चली जाएगी अनलेस इसके बारे में कोई और करेक्टिव स्टेप्स ना लिए गए।
साहब, और इस सूरत हाल में क्योंकि आज अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब की जब अपीलें जाएंगी उन्हें डिले किया जाएगा और फिर लंबा अरसा उन्हें जेल में रखा जाएगा। अब तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर सड़कों पर भी आई, फिर मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया, अब आर्मी चीफ साहब को ख़त भी लिख दिया है इमरान खान साहब ने। आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, रास्ता निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए ना, एक उनकी बात मान ली थी कि चलिए कुछ ना कुछ इनसे बातचीत की जाए। गो हम समझते हैं कि इनसे बात करना, जिन्होंने एक जाली हुकूमत बनाई है, जिन्होंने फॉर्म 47 के बुनियाद पर अपनी नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी बना के बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो की थी। एक मुज़ाकराती टीम का इमरान खान साहब ने नामज़द किया था, उनसे कोई 2-3 राउंड मुज़ाकरात की। जो बुनियादी बातें थे उस पर ही कहीं पर नहीं आए, यानी दोनों कमीशन मुकर्रर करना एक बहुत आसान काम था। और इसी तरह जो मामला कुछ तो कम से कम जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाता, कुछ तो माहौल पैदा किया जाता कि एक जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिससे ये लगता है कि माहौल अब चल रहा है, ऐसा है कि जिसमें आगे बातचीत चल सकती है। लेकिन तजर्बा ये हुआ है कि ये तो सिर्फ ढकोसला था, दिखाने को था कि देखिए हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत अमली तौर पर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे मामला आगे चलते या बेहतरी की तरफ जाते। तो और अब क्या रास्ता है फिर तहरीक इंसाफ के पास? आपको लगता है जो लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने उससे कोई रास्ता निकल आएगा, सड़कों पर रास्ता निकलेगा? वो भी करके देख लिया क्या रास्ता एग्जैक्टली, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन को अब 1 साल होने को है, और आप ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकलता या कोई नरमी होती नहीं नजर आ रही है? देखिए, वो तो वाज़ेह है कि वो सारे इस वक्त इकट्ठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह, जिन्होंने ये सारी सूरत हाल पैदा की है, और उसके साथ 2-3 जो पार्टीज़ हैं जो कि इस वक्त उनके साथ हुकूमत में शामिल हैं, वो हर तरह से अदालती निज़ाम को बर्बाद कर रही हैं, वो हर तरह से सहाफ़त के निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। वो सिर्फ़ अपने आप को इक़्तिदार में रखने की खातर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की खातर हर किस्म का गलत स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे मुल्क का बेपनाह नुकसान होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल वक्त एक जैसा नहीं रहता, और तारीख़ ने साबित किया है कि बहुत अरसा आप जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं मामला चला सकते। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।